number 11 of the day. What is the term for a strategy where a company combines forces with a foreign company to create a new entity and share ownership and control? ठीक है, एक स्ट्रैटेजी का टर्म पूछ रहे हैं जहां पे कंपनी कंबाइन करती है फोर्सेस विद अ फॉरेन कंपनी, नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी एंड शेयर ओनरशिप एंड कंट्रोल. ठीक है, 30 सेकेंड फॉर दिस एज वेल, फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा. ओके, अब देखो सबसे पहली बात, एक्सपोर्टिंग में एक कंपनी ही दूसरी कंपनी, एक कंपनी जैसे एप्पल जो है, लेट सपोज वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करती, तो एप्पल जो है यूएस बेस्ड कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है अपने गुड्स टू इंडिया. ओके, सो दिस इज एक्सपोर्टिंग. यहाँ पे वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रही, ज्वाइन नहीं हो रही. ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल ने ही लाइसेंसिंग दे दी, लाइसेंसिंग किसी को लाइसेंस दे दिया टू प्रोड्यूस दोज गुड्स इन इन इंडिया, किसी किसी ब्रांड को, फॉक्सकॉन या फिर ऐसी 2-3 एंटिटीज है, उन्हें लाइसेंसिंग दे दी कि यू कैन प्रोड्यूस एप्पल प्रोडक्ट्स इन इंडिया. ठीक है, बट वहाँ पे भी एक नई कंपनी नहीं क्रिएट करी जा रही. ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की. तो एप्पल ने अपनी स्टोर्स की फ्रेंचाइज इंडिया में बहुत सारे रिटेलर्स को दे रखी है, जो ऑथराइज रिटेलर्स है, फ्रेंचाइजी ऑथराइज रिटेलर्स को टू सेल एप्पल प्रोडक्ट्स. ठीक है, ऑथराइज रिटेलर्स को दे रखी है फ्रेंचाइजी, बट यहाँ पे भी आप देखो कोई नई कंपनी नहीं फॉर्म हो रही है, एक नई एंटिटी नहीं बन रही है. तो सही ऑप्शन इज जॉइंट वेंचर, वेयर जहाँ पे एक नई कंपनी आती है, एक नई एंटिटी क्रिएट करी जाती है, जिसमें ओनरशिप एंड कंट्रोल डिवाइड करा जाता है. ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल ले लो, टाटा स्टारबक्स. स्टारबक्स इज अ डिफरेंट कंपनी. ठीक है, स्टारबक्स अपने में एक डिफरेंट कंपनी है, बट अगर आपने देखा होगा कभी भी इंडिया में जो स्टारबक्स होता है वो स्टारबक्स बाय टाटा है. तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर चला रही है दोनों कंपनी, बिकॉज इससे रिस्क जो है वो भी शेयर हो जाता है, एक नई एंटिटी बन जाती है, ओनरशिप और कंट्रोल भी बढ़ जाता है. राइट, तो टाटा आपको दिखा है स्टारबक्स बाय टाटा लिखा होगा, बहुत छोटा सा लिखा होता है साइड में, कभी भी इफ यू गो अगर आप देखते हो तब भी आपको थोड़ा नोटिस होगा हमेशा की तरह. राइट, बट इफ यू हैव बीन टू एनी स्टारबक्स आउटसाइड इंडिया, वहाँ पे आपको बाय टाटा नहीं दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे वो कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है. तो जॉइंट वेंचर इज द राइट ऑप्शन फॉर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट? ये इनमें से कौन सा एक मोड ऑफ एंट्री नहीं है इनटू इंटरनेशनल मार्केट? चार ऑप्शन दे रखे हैं एंड 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चार ऑप्शन है, क्या है इनमें से एक मोड ऑफ एंट्री नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स में, आपको बताना है. ठीक है, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, आउटसोर्सिंग, स्ट्रैटेजिक अलायंस. हैव टू पिक द राइट ऑप्शन. कौन सा हो सकता है नॉट अ मोड ऑफ एंट्री टू इंटरनेशनल मार्केट? ओके, अब बात कर लेते हैं कि हम एक एंट्री करनी है इंटरनेशनल मार्केट में. सो एक्सपोर्टिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो दैट इज एन एंट्री इंटरनेशनल मार्केट. लाइसेंसिंग भी अपने प्रोडक्ट्स को लाइसेंस करवाता है, किसी और से बनवाता है, सो दैट इज ऑल्सो एन एंट्री. स्ट्रैटेजिक अलायंस, आप अलायंस बना लेते हो किसी और के साथ टू मेक श्योर दैट यू एंटर इनटू दैट मार्केट और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट. आउटसोर्सिंग है जो एक इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा. वाई? बिकॉज आउटसोर्सिंग इज बेसिकली टेलिंग अदर कंपनी टू डू योर जॉब. ठीक है, अब उसमें एंटर नहीं होता. लेट सपोज एप्पल का कस्टमर केयर जो है दैट ऑपरेट्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रियलिटी नहीं है. एप्पल का कस्टमर केयर ऑपरेट्स फ्रॉम लेट सपोज गुरुग्राम. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, गुरुग्राम में कोई कंपनी थी, लेट सपोज XYZ, जो कस्टमर केयर ओरिएंटेड सर्विस थी, जो ये प्रोवाइड करती है. तो एप्पल ने कहा हमारा जो कस्टमर केयर है वो आप हैंडल कर लो, आपके पास जो भी डाउट क्वेरीज आएंगी रिगार्डिंग आर प्रोडक्ट्स वो आप हैंडल कर लेना, वी विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन एंड हाउ यू हैव टू डू इट. सो दिस इज नॉट एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट. यू आर गेटिंग योर साइड वर्क. आपका ही काम है कस्टमर का केयर रखना, आपका ही काम है कस्टमर के डाउट को सॉल्व करना. यू आर गिविंग इट टू अ कंट्री और टू अ डिफरेंट कंपनी, जहाँ पे यू आर गेटिंग देयर सर्विसेज, दे आर प्रोफेशनल इन प्रोवाइडिंग दैट एट अ चीपर कॉस्ट. इसको हम बोलते थे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO. आपने देखा हो कॉल सेंटर्स में बेसिकली यही है. मेजोरिटी ऑफ द कॉल सेंटर जॉब्स वर डन फॉर US बेस्ड कंपनीज. जो US बेस्ड कंपनीज होती थी उनके जो कस्टमर केयर्स होते थे, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव,
were used to be Indians because Indians were fluent in English and they were cheaper to hire. So this is how what the American companies used to do, right? तो अभी भी होता है, but that doesn't mean that is a mode of entry into international market. You are not entering into international market. You are not selling your product. You are basically, you know, non-core activity, or just giving your non-core activity टू अनदर, टू समवन एल्स टू एम्फसाइज ऑन इट, ठीक है? आप अपनी काम पे काम रखो, आपको फ़ोन बनाना है, फ़ोन की डिज़ाइनिंग करनी है, दैट इज़ योर वर्क, ये सारा काम कोई और देख लेगा, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्रेड थ्योरी सजेस्ट दैट कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, प्रोटेक्शनिज्म, राइट? 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए भी। नाम क्वेश्चन के नाम में ही है, आई होप दैट यू ऑल गेट दिस वन राइट, ठीक है? कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन में इसका क्लू दे रखा है, तो टाइम दे दिया है टू पिक द राइट आंसर एज वेल। Right. So which trade theory suggests that country will specialize in production of goods for which they have absolute advantage over other countries? तो नाम में ही है absolute advantage। अगर आपके पास absolute advantage है किसी और नेशन से, तो वो प्रोडक्शन आप गुड्स उसी में करो, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू ट्रेड विद एनी अदर नेशन। आपका वो प्रोडक्ट आप बनाओगे, आप दूसरों से बेस्ट ही बनाओगे, आप उनमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं, आपके पास एडवांटेज है। एडवांटेज कैन बी बिकॉज ऑफ योर, बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या फिर जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, वो सब आपके पास है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दूसरे किसी और नेशन के पास नहीं है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट डज द एक्रोनिम गैट स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? गैट वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका एक प्रेडिसेसर भी है, इसका एक सक्सेसर भी है एक्चुअली। तो गैट वाला क्वेश्चन है, 30 सेकेंड फॉर दिस एज वेल, कि क्या मतलब है एक्रोनिम। एक्रोनिम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं समटाइम्स, सो वी कैन नॉट टोटली अवॉइड देम। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें बिल्कुल कि ये नहीं करेंगे, पहले आते थे अब नहीं आएंगे। अब इनको और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मैं बताता हूँ कि कौन क्या डिटेल्स आती है। फर्स्ट यू पिक द राइट ऑप्शन, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है? व्हाट डज द एक्रोनिम गैट स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? आई होप यू गॉट द आंसर राइट, या पिक कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है जोनल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। सो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपको मैं ही बता देता हूँ, राइट? सो ये 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड इट लास्टेड टू 1995। ये फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच हो गया था, और इसका हेडक्वार्टर्स भी जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है, राइट? अब आपको एक होमवर्क है, आपका भी एक थोड़ा आपका भी काम बनता है। जो गैट है, जो उसका सक्सेसर है, 1995 में वो आया था, उसका नाम क्या है, ठीक है? आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ सक्सेसर ऑफ गैट। आपको ये इसका आंसर भी करना होगा इन योर कमेंट सेक्शन की क्या उसका सक्सेसर है, और वो आज किस नाम से जाना जाता है, कितने नेशन है, और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाए। हेडक्वार्टर रिलेटेड क्वेश्चन सारे ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको फुल फॉर्म याद हो जाती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है और एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है? मैंने एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो बता ही दिया है कि कब रिप्लेसमेंट हुआ है, बस आपको नाम बताना है और वहाँ उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ठीक है? Now moving to the question number 9, question number 15. In business, what is the term for strategy where a company diversifies its product or services to enter new market and reduce risk? ठीक है, अब कंपनी का यहाँ पे पर्पस क्या है, अपने डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को टू एंटर न्यू मार्केट्स एंड रिड्यूस रिस्क। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ आपको, आप पता लगाओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्ट्रैटेजी वेयर अ कंपनी डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एंटर न्यू मार्केट एंड रिड्यूस रिस्क? ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे को लगता है दिस विल चैलेंज मोस्ट ऑफ यू कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। बट इफ़ यू गेस दिस वन राइट, इफ़ यू गेट दिस वन राइट, आई थिंक देन यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन टूडेज सेशन। ये है और दो तीन और क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वी आर कवरिंग, राइट? सो अब टाइम हो गया है, अब
अब बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की। सो एक कंपनी है जो लेट सपोज वो ऑपरेट कर रही है। अब हम बात करते हैं फॉक्स स्टूडियोज की, जो फॉक्स स्टूडियोज आपने नाम सुना होगा। फॉक्स स्टूडियोज जो है हॉलीवुड में है। सो इनका स्टूडियो है जो हॉलीवुड मूवीज बनाता है, एंड देन दे हैव चैनल्स, जो फॉक्स चैनल्स हैं वो भी वहीं पे ऑपरेट होता है। तो ये क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जो वो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसी को इंक्रीज कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, राइट। अब नया मार्केट में कुछ एंटर नहीं कर रहा है, वो उसी मार्केट में है, वहां पे वो कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा, और वो भी सिमिलर काइंड ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही है, राइट। यहाँ पे हम बात करें सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफाई भी नहीं कर रहा, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होती है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे जाते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करा जाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में। फिर अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप नई मार्केट में एंटर करते हो, नई मार्केट में एंटर करते हो विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी वही फॉलो करे जा रहे हैं, सिर्फ मार्केट बदल गई है, ठीक है, विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। न्यू मार्केट विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज concentric diversification. Conglomerate diversification is new market with new products, न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट्स। आप नई मार्केट में घुसते हो और नए प्रोडक्ट्स लेके आते हो, तो उसका मतलब क्या है, आप कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, उसमें ही जो आपका करंट बिजनेस है उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, जैसे लेज है, लेज ने चिप्स निकाले और उसके बाद और भी कैटेगरीज ऑफ चिप्स निकाले, तो वो एक ही सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में। डाइवर्सिफिकेशन अगर हॉरिजॉन्टल में कहेंगे तो चिप्स के साथ उन्होंने कुरकुरे या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स निकाल दिए, जो थोड़े उनके प्रोडक्ट से डाइवर्सिफाई करते हैं। फिर कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि लेज ने इंडिया, लेट सपोज लेज इंडिया का है, तो इंडिया के बाहर उन्होंने बांग्लादेश में भी वही अपने चिप्स के पैकेट शुरू कर दिए। फिर कॉन्ग्लोमरेट में वो उन्होंने नई कंट्री के साथ नए प्रोडक्ट्स ही लेके आगे, दैट इज अ डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिफरेंट टेस्ट, और अलग ही स्नैक्स कैटेगरी से ज़्यादा कुछ अलग ही मूव कर गए, वो हेल्दी प्रोडक्ट्स में मूव कर गए, ठीक है। तो वेयर अ कंपनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विस टू एंटर न्यू मार्केट, यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक कर दिया ने, देखा यहाँ पे डाइवर्सिफाई तो करा है, न्यू मार्केट तो करा है एंटर, पर रिड्यूस करा है रिस्क। तो अगर आपको रिस्क रिड्यूस करना है तो देन यू आर डूइंग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, आप क्या कर रहे हो, अपना रिस्क रिड्यूस कर रहे हो। रिस्क रिड्यूस कर रहे हो मतलब आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हो, दैट इज हाउ concentric diversification would be the right option for this particular question, ठीक है। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट मैंने आपको काफ़ी क्लियरली समझा दिया है कैसे वर्टिकल मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपने ऐड ऑन कर लिए, हॉरिजॉन्टल मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आप चले गए हो। फिर वहीं कॉन्सेंट्रिक की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बट अब दूसरे नेशन में। कॉन्ग्लोमरेट मतलब आप न्यू मार्केट में जा रहे हैं नए प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, ज़्यादा रिस्क है उसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स? चार ऑप्शन दे रखे हैं एंड योर टाइम 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ कि स्टेक होल्डर थ्योरी क्या है बिजनेस एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेसेस शुड प्राइमरली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू. Businesses should consider the interest of all stakeholders, including employees, customer, and the community. Businesses should focus on profit maximization at any cost. Businesses should only consider the interest of their owners and shareholders. चार ऑप्शन है, you have to pick the right one. Right, so time is up, 30 सेकेंड हो गए एंड मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए। तो businesses should consider the interest of all stakeholders, including employees, customer, the community. तो ये सारा क्या है, स्टेक होल्डर थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है दैट यू नो हैव दिस इज अ बिग गिव अवे की स्टेक होल्डर थ्योरी की बात कर रही है। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, नॉट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कंपनी और कंपनी पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। स्टेक होल्डर का मतलब है ज़्यादा लोगों को, द गवर्नमेंट and the customers are being included, right? So not only company, the community and the government as well
तो उसको मिला के हमारा स्टेक होल्डर बनता है. ओके, राइट. So now moving to question number 17. In the context of international trade, what does the term dumping refer to? Dumping का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड के रेफरेंस में, कंटेक्स्ट में आपको बताना है. Selling products in foreign market at higher prices than in domestic market. Okay. Selling products, offering discount to loyal customers. Selling products in foreign markets at lower prices than in domestic market. Exporting products without any trade restriction. ठीक है. अब 30 सेकेंड्स दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए. डंपिंग का वर्ड का मतलब बताना है. अगर आपने इंडिया चाइना रिलेशंस को कभी भी फॉलो करा है, डंपिंग वर्ड बहुत बार आया है, न्यूज़ चैनल्स में आया है, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं आया, बट डंपिंग का यूज़ होता ही होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना ट्रेड. इसमें एग्जाम्पल भी है, यू नो, जो चाइनीज़ कंपनीज के स्मार्टफोन्स आते थे इंडिया में, वी यूज टू यूज द टर्म डंपिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो क्या मतलब है, क्या उसका सेंस बनता है, तो वो आपको बताना है. राइट. तो टाइम हो गया है. अब बताता हूँ कि क्या मतलब है. सेलिंग प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइसेस. राइट. सेलिंग प्रोडक्ट्स, जस्ट अ सेकेंड, एट लोअर प्राइसेस दैन इन डोमेस्टिक मार्केट, इसको हम बोलते हैं डंपिंग. ठीक है. आपने देखा होगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करती है गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज जो चाइनीज प्लेयर्स थे ना, वो इंडिया में पुअर प्ले कर रहे थे. हमारी एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी होती है कि कंपटीशन जो है वो फेयर होना चाहिए. तो होता क्या था, जो चाइनीज प्लेयर्स थे वो बहुत सस्ते स्मार्टफोन बेच रहे थे, जो उनके डोमेस्टिक में, एज इन चाइना के मार्केट से भी सस्ते थे. लेट सपोज एक रेडमी फ़ोन है, वो चाइना में 11,000 का था, बट वो इंडिया में दे यूज टू सेल एट 10,000. वाई? बिकॉज वो डंप करते थे अपने प्रोडक्ट्स. किस लिए? जैसे मास जो है, मास इन इंडिया, दे वर वेरी मनी सेंट, दे आर वेरी मनी सेंट्रिक. तो सस्ते और बेटर फोन्स दे डेफिनेटली वांट टू बाय देम. तो अब होता क्या था कि जब आप सस्ते फ़ोन देते हो एज एन ऑप्शन, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल विल बाय दिस. बट जो कॉम्पिटिटर्स है, दे विल फील चीटेड. उन्हें लगेगा दैट यू नो दीज आर डूइंग एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़. तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एंट्री करी और उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू करा, जिससे उन्होंने प्राइसेस को अब फॉरेन मार्केट्स में थोड़ा हायर कर दिया एट देन इन देयर डोमेस्टिक मार्केट. इक्वल या हायर ही रहता है, अब तो हायर रहता है. तो इसको क्या बोलते हैं? डंपिंग. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डंपिंग के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे. Which strategic management concept suggests that a company should focus on its core competency and outsource non-core activity to external specialist? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि क्या होता है. राइट. क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट जो सजेस्ट करता है कंपनी शुड फोकस ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसी एंड आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज टू एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है. कौन सा ऐसा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो सजेस्ट करता है कंपनी को फोकस करना चाहिए? राइट. तो 30 सेकेंड आपको इसके लिए भी मैंने बता दिया. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ईजी है, गेस करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है. एंड आई होप यू आर टैलिंग योर स्कोर एज वेल. जो भी जितना भी आपका स्कोर हुआ है, टूवर्ड्स द एंड आपको बताना है मुझे कि कितना आपने एग्जैक्टली स्कोर करा है. ठीक है. Which strategic management concept suggests that a company should focus on its core competency and outsource non-core activity to external specialist? ठीक है. तो टाइम हो गया है. अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी तो नहीं हो सकता, रिसोर्स बेस्ड व्यू नहीं हो सकता. आप लोगों को लगेगा आउटसोर्सिंग होगा या कोर पेरीफेरी मॉडल होगा. तो आंसर इज कोर पेरीफेरी मॉडल, जिसपे आप कोर एक्टिविटीज पे फोकस करते हो और अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देते हो एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट को, जो वो काम अच्छे से देख सकता है. आप वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे. आप कर सकते हो, बट आपका फिर कोर एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट हो रहा है, उस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, और जितने अच्छे से आपको अपनी कोर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो नहीं कर पा रहे हो. सो दिस इज वाई this strategic management concept is being used, that a company should focus on its core competency and outsource non-core activities to external specialists. ठीक है. core periphery मॉडल में आता है ये. Okay, so moving on to the second last question of the day. What is the primary objective of a blue ocean strategy? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, अब काफ़ियों ने नहीं सुना होगा क्या होता है.
तो मैं पहले ऑप्शंस रीड कर देता हूँ। टू compete aggressively in existing markets, to create a new market space with uncontested competition, to focus on cost leadership, to target niche market। चार ऑप्शंस है, यू हैव टू पिक द राइट वन। एंड 30 सेकेंड फॉर दिस एज वेल, जिसमें आप बताओगे कि क्या है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता दो कि आप समझ जाओगे कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है क्या, राइट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, राइट। सो आपको इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके 19th क्वेश्चन है, अभी आप तक 20 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, इन टोटालिटी। सो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको अपना स्कोर टैली करना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज आप टैली करोगे स्कोर टुवर्ड्स द एंड, और जैसे मैंने बताया, इफ़ यू आर स्कोरिंग 17 प्लस, then you are in the stage where you need more and more mock practice। आपको उस स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वीडियोस का फ़ायदा और ज़्यादा होगा अगर लेट सपोज आपके मॉक्स में स्कोर डाउन होता है, आपके 17 से ज़्यादा नहीं बन रहे ऑन एन एवरेज में भी, इसमें आ गए और 2-3 मॉक्स में आपके स्कोर जो है थोड़ा कम हो जाता है। सो आई विल टेल यू अ प्लेस वेर यू कैन गिव मॉक्स फॉर फ्री। वो अभी मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। फॉर प्रिपरेशन एवरीथिंग शुड बी हैंडी, आपके हाथों में ही होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फिर गूगल पे सर्च कर रहे हो कि कहाँ पे मॉक दूँ, कितना टाइम लगेगा मॉक देने में, और कब तक मैं मॉक अटेम्प्ट करता रहूँगा, किससे कहाँ से टेस्ट सीरीज लूँ, किससे बाय करूँ, कौन सी बेस्ट है, कौन से किसके आंसर्स बहुत रिफ्रेश्ड हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। तो वो सारी चीज़ों का एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अब काफ़ी टाइम हो गया, लेट्स। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी? देखो, सबसे पहला है टू compete aggressively in existing मार्केट। नहीं, ये तो नहीं है। टू क्रिएट अ न्यू मार्केट स्पेस विद अनकंटेस्टेड कंपटीशन, राइट। तो ये होता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन मतलब एक बहुत बड़ा सागर, जैसे हम ओशन की बात करते हैं, दैट इज ह्यूज। एक ऐसा मार्केट स्पेस बनाना जहाँ पे कोई भी नहीं है आसपास, वो सब आपका है, राइट। तो उस स्पेस में देयर इज नो वन एल्स, आप ही अकेले हो जो उस चीज को ऑपरेट कर रहे हो, जो उस चीज में यू आर द ओनली कॉम्पिटिटर, देयर इज नो कंपटीशन। और ऐसा मार्केट स्पेस बनाते हो जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। सो यू गोना acquire मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, यू विल हैव अन इक्वल प्रॉफिट्स, आपका कोई प्रॉफिट्स का कोई सीमा नहीं होगी। एंड यू विल बी एट द टॉप, आप बहुत टॉप पे होगे, बिकॉज देर इज नो वन टू एक्चुअली compete यू एंड फाइट अगेंस्ट यू। तो उसको हम बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बाद, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बाद, इन द कंटेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, what is cultural entropy? In the context of organization culture, organization के culture में cultural entropy क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। These are वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मैंने इनको ऐड करा है क्योंकि ये बहुत रेयर आए हैं पेपर्स में। ब्लू ओशन, कल्चर, एंट्रोपी बार बार नहीं आए हैं, बट हो सकता है अब ये और आए। बिकॉज क्या है, जब भी हम थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को डालते हैं तो हमें और आइडिया लगता है कि मे बी व्हेन, एज आई सेड, द 10% ऑफ द जो पेपर होता है दैट इज बिट डिफिकल्ट। तो वो चीज़ को आप कैसे मैनेज कर पाओगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि पता लगाते हैं कि कहाँ से होगा वो पॉसिबल। आप बात करते हैं इससे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, व्हाट इज कल्चरल एंट्रोपी, राइट। तो 30 सेकेंड देता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ तब तक। The degree of consistency in organization value and practice, the level of resistance to change within an organization, the alignment of organization culture with national culture, the presence of conflicting cultural elements within the organization। तो ये चार ऑप्शन है, 30 सेकेंड्स आपको दिए हैं, आप पता लगाओ क्या आपके अकॉर्डिंग could be the right answer for this particular question, ठीक है। context of organization culture, what is cultural entropy। अगर मैं बात करूं द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड प्रैक्टिस, ये नहीं होता है। द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होता है। द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर विद नेशनल कल्चर, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग कल्चरल एलिमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल एंट्रोपी इज अ ट्रू थिंग। जब आप बहुत सारे कल्चर्स एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर किसी कल्चर को यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट देम। एंड ये जैसे होता है कि काफ़ी बार
आपसे नज़रअंदाज हो जाता है व्हेन अनइंटेंशनली यू मेक फन ऑफ देम, या फिर जब आपको पता नहीं होता कि वहाँ की प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो विच इज़ अनएक्सेप्टेबल टू देम। तो कल्चर एंट्रोपी क्या होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग कल्चर एलिमेंट्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एज इन द एम्प्लॉइज दे आर competing against each other, they're fighting against each other, they are bad mouthing each other and not ultimately helping each other in progressing, जो एक पर्पस होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। कल्चरल एंट्रोपी किसे बोलते हैं, कन्फ्लिक्टिंग कल्चरल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, right. So thank you all for joining. Those who joined the video for the very first time, I have to share the information that I know that for UGC there's two paper one and paper two. For paper one I have covered paper one thoroughly, 10 की 10 यूनिट्स कवर कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुका हूँ। बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट यू हैव टू डू इज डाउनलोड द एसेंशियल क्लेम फॉर फ्री ई बुक ऑन एनी यूनिट, राइट। सो इसमें यूनिट 5 है, बट ऐसा नहीं कि यूनिट 5 मिलेगा, फॉर एनी यूनिट यू कैन गेट इट। what you have to do is basically WhatsApp on this number 9873 907600 and that will provide you free solution, right। आपको सारे के सारे जो भी आपके essentials है, you can claim your free ebook on mathematical reasoning and aptitude, सब मिल जाएगा। So that is what you have to do if you want to make sure that your paper one is sorted and you have all the study material with you। ebook है, free of course है, so what's the harm in trying। so आप ये डाउन WhatsApp करो and you can download the ebook, right। So thank you all for joining, I hope you like the video, so do leave a like आपको पसंद आई है तो, सब्सक्राइब करना मत भूलना to the channel and share this video with all the other aspirants that you know so that they also can start their preparation as well। And now I come back to the promise that I made earlier, that if you want to practice more and more mock tests, what you have to do is download the Talent Blazer app from the Google Play Store। The link for the same will be mentioned in the link description below, description में link होगी, right। So what you have to do is just a second, description में link होगी and what you have to do is download the Talent Blazer app from there for free of course। वहाँ पे आप mock test दे सकते हो, attempt कर सकते हो for paper 2, for paper 1, everything is there and it is also for free। so what's the problem in trying, so वो भी आप try कर सकते हो, right। and अपना score ज़रूर mention करना, score out of 20 in the comment section। गैट के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिप्लेस करा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू मेंशन योर स्कोर, हु रिप्लेस गैट in the comment section and if you like the video, do subscribe and hit the bell icon so whenever I come up with the next video you get notified for the same। so thank you all for joining, make sure that you subscribe to the channel so whenever I come up with a new video you get notified for the same। okay।